हेलो बच्चों। इससे पहले हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को देखा। इसके साथ साथ ये समझा कि जो मिनरल्स हैं वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल बाउंड्री को फॉलो नहीं करते हैं, वो फिजिकल बाउंड्री के अकॉर्डिंग होते हैं। इसी क्रम में अब हम आगे देखेंगे द नेचुरल रिसोर्स कर्स। इसका क्या मतलब है? कभी कभी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होने के बावजूद भी आप ये पाएंगे कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन रिसोर्सेज होने का मतलब एक तरह की प्रॉस्पेरिटी नहीं है, संपन्नता नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्स है और उसको निकालने की टेक्निक, एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, तो उसका होना किसी काम का नहीं है। या फिर इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस रिसोर्स का क्या करना है। मतलब इन द सेंस, एक तो है कि आपके पास रिसोर्स है जमीन में और आपको जानकारी नहीं है। दूसरा है आपके पास रिसोर्स है लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको उसको बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज करना है। इसके अलावा बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज में, जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब कोई एक रीजन है जिसके पास नेचुरल रिसोर्स है और वो उस रिसोर्स में रिच है, मतलब अच्छी खासी मात्रा में उसके पास रिचनेस है, वो रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन जो उसकी ग्रोथ है वो स्लोअर है। जो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत कम है। इसी को कहते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स या फिर पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझिए। कर्स कहने का बेसिक मतलब ये है कि अभिशाप, कि आपके पास नेचुरल रिसोर्स कर्स, आपके पास नेचुरल रिसोर्स है लेकिन उस नेचुरल रिसोर्स के होने की वजह से आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही है, वो आपके लिए एक कर्स का काम कर रहा है। तो ऐसे में जब आपके पास रिसोर्स है लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको नहीं मिल पा रही, तो वो किस काम का है? तो अल्टीमेटली वो आपके लिए कर्ज का ही काम करेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, कि है तो लेकिन उसके होने का कोई महत्व तो नहीं है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई रिश्ता है, वो नाम का रिश्ता है, उसका कोई महत्व तो नहीं है आपके जीवन में, तो आप उसे रख कर क्या करेंगे? ठीक उसी तरह मान लीजिए आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उस ज्योमेट्री बॉक्स में पेन है, पर आप उस पेन को निकाल के चलाते हैं, उससे कुछ आप लिख नहीं सकते, वो पेन एक डेमो पेन है। तो आप वो पेन भी आपके किस काम का? वो रखा है, वो है, उसके एग्जिस्टेंस पर आप शक नहीं कर सकते, वो रखा हुआ है, लेकिन उसके रखे होने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो फिर आप उसका करेंगे क्या? बस वो है तो रहने दीजिए उसको। तो ठीक उसी तरह जब आप बात करते हैं रिसोर्स की, तो वो रिसोर्स आपके पास है लेकिन उसके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके जो बेसिक पर्पस है, किसी भी देश की संपदा या निधि होता है, मतलब किसी भी देश की अमूल्य निधि उसके रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि उन रिसोर्सेज के बदौलत ही वो देश डेवलपमेंट कर पाता है। उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग वेज में कन्वर्ट करते हैं, एक रॉ फॉर्म में होता है, फिर उसमें जो भी आप आउटपुट या प्रोडक्ट बनाते हैं उस फॉर्मेट में होता है, वो लोगों को दिया जाता है। तो जब ये सारी चीजें हैं, जब वो प्रोसेस से गुजरता है, तब आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, आप दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर वो किसी काम ही ना आए तो वो रिसोर्स आपके किस काम का? इसी को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स। कि आपके पास पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का मतलब है प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो कंट्री है वो उससे रिच नहीं हो रही। और बहुत सी इकोनॉमीज ऐसी हैं जो उन रिसोर्सेज या प्रोडक्ट्स को
मान लीजिए एक कंट्री है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उन चीज़ों को कन्वर्ट करे, एक प्रोडक्ट में बनाए, उसको मार्केट में बेचने के लिए दे सके। जब ऐसी सिचुएशन नहीं है, वो मार्केट में दे नहीं सकता, उसे सेल नहीं कर सकता, तो फिर वो उसका करेगा क्या? मान लीजिए एक सिंपल वे में किसी के पास सोना है, ठीक है। अ, उसको ऐसे हम समझ सकते हैं, कोई भी आप धातु ले सकते हैं। जनरली मैं सोने को लेकर के चलता हूँ क्योंकि सोना घर घर की कहानी है, और इन्वेस्टमेंट में लोग ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और बाकी सारी चीज़ें आजकल, क्योंकि आपको फिजिकल फॉर्मेट में गोल्ड नहीं लेना होता, आप डायरेक्टली वैसे भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से मान लीजिए कि आपके पास गोल्ड है, ये क्या है, एक पीस ऑफ गोल्ड है, कितने भी कैरेट आप रख लीजिए, अभी हम कैरेट में नहीं जा रहे। ये पीस ऑफ गोल्ड है जिसकी कीमत 100 रुपीज है, और इसी गोल्ड को जब हम एक झुमके या बाली में कन्वर्ट कर देते हैं, डायग्राम को देख के ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी ऑर्नामेंट में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं गोल्ड को, तो उसका जो प्राइस है वो अल्टीमेटली बढ़ के 1000 रुपीज हो जाता है। और जब ये मार्केट में जाता है, क्योंकि किसी भी ऑर्नामेंट में या किसी भी जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उनकी कीमत तभी होती है अगर डायमंड है, उसको पॉलिश किया जाता है, शेप दिया जाता है, साइज के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग करते हैं। वही चीज गोल्ड के साथ है, वही चीज किसी भी मिनरल के साथ लागू होती है। अब आप कोयला लेने जाएं तो फिर आप टन के हिसाब से ले सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो भी मिनरल्स रेयर हैं, कम हैं, जिनकी स्कैरसिटी है, उतना ज्यादा उनका प्राइस बढ़ता है। अब मान लीजिए एक कंट्री के पास टोटल जो अमाउंट ऑफ गोल्ड है वो तो ये है, लेकिन उनके पास क्या है, उसकी प्राइस 100 रुपीज है, और उसी को जब आपने नक्काशी करके एक उसमें ऑर्नामेंट में बदल दिया, तो उसका प्राइस कितना होगा, 1000 रुपीज हो जा रहा है। अब जो कंट्री है उसको ये पता ही नहीं है कि ये काम करते कैसे हैं, वो ये जानता ही नहीं है। उस कंट्री के पास ये मशीन ही नहीं है कि वो उसको, उस प्रोडक्ट को, सोने को कन्वर्ट कर सके, बदल सके और मार्केट में सेल कर सके। तो उसकी मजबूरी क्या है कि वो उसी गोल्ड को 100 रुपीज में सेल कर रहा है। तो उसके पास भर भर के सोने की खदान है उस देश के पास, लेकिन उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को बदले और उसको बदल करके मार्केट में सेल कर पाए। तो अब मान लीजिए किसी एक देश के पास ये है भी, दूसरा देश इसे 100 रुपए में खरीदेगा और इसी को कन्वर्ट करेगा, 10 टाइम्स बढ़ा के वो 1000 में इजिली सेल कर लेगा। तो समझने की जरूरत यही है कि यहाँ वाली जो कंट्री थी, इसके पास उस उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए मशीनरी अवेलेबल थी, जबकि इस कंट्री के पास मशीनरी अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में वो रिच है, लेकिन उसके पास इस बात की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको कन्वर्ट करके एक ब्यूटीफुल वे में या यूटिलाइजेशन के वे में कन्वर्ट कर सके। अब ऐसे में जो प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैं, वो उस कंट्री को किसी भी हाल में रिच नहीं बनाएंगे। उसी को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आपके पास जो भी रिसोर्स है, आप उसको हायर वैल्यू में सेल कर सकते हैं या नहीं। आपके पास रिसोर्स है, ये एक बात है, लेकिन आप उसे हायर वैल्यू में सेल नहीं कर सकते तो वो किसी काम का नहीं है। बस इतना सा समझने की बात है। और अगर आपके पास है और आप उसे हायर वैल्यू में सेल कर सकते हैं, कोई नॉर्मल चीज है और आप उसको इजीली कन्वर्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को और मार्केट में हायर वैल्यू में सेल कर रहे हैं, तो उसी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसी को कहा गया है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, या उसी को कहा गया है नेचुरल रिसोर्स कर्स।
इंडिया सामान्य तौर पर, भारत की बात की जाए तो वो इस तरह के कर्ज में इसलिए नहीं पड़ता है, इस तरह के अभिशाप में, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाता है, जिससे कि उसकी इंडस्ट्रीज डेवलप हों और जो भी उसके पास रिसोर्स है बेस्ट पॉसिबल वे में, ऑप्टिमम वे में उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, तो उसकी पूरी कोशिश ये होती है। अब यहाँ पर चैलेंजिंग ये है कि जब भी, ध्यान रखिएगा, रिसोर्स के कंटेक्स्ट में हम एक्सट्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं, कभी भी हम उसका एक्सप्लॉइटेशन वर्ड नहीं यूज करते। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि किसी चीज को उसकी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। आप कभी कभी सुनेंगे कि एज अ पर्सन मुझे एक्सप्लॉइट किया गया। तो एक्सप्लॉइट करने का मतलब है जितना उस पर्सन की कैपेबिलिटी है, जितनी एफिशिएंसी है, उससे ज़्यादा किसी सामने वाले ने उसको इस्तेमाल किया। जब एफिशिएंसी से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वही एक्सप्लॉइटेशन है, क्योंकि हर पर्सन की लिमिट होती है, हर कंपनी की लिमिट होती है, इवन आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो उसकी लिमिट होती है, तो हर चीज़ एक लिमिट के साथ आती है। जैसे ही आप लिमिट क्रॉस करके उसे यूटिलाइज करेंगे वो एक्सप्लॉइटेशन में आ जाएगा। आप इन्वायरमेंट से रिसोर्स लेते हैं, इन्वायरमेंट आपको रिसोर्स देगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इन्वायरमेंट से ही हम रिसोर्स लेंगे और कहाँ से आएगा अपने पास। लेकिन इन्वायरमेंट से जब तक हम उतना रिसोर्स ले रहे हैं जो उसकी रिस्टोरेशन और रीजनरेशन कैपेबिलिटी के अंदर है, तो वो फिर क्या है, वो एक्सट्रैक्शन में आएगा, वो एक्सप्लॉइटेशन में नहीं आएगा। लेकिन जितनी उन पेड़ पौधों की कैपेबिलिटी है, जितनी एफिशिएंसी है, उससे ज़्यादा हम खींच ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पर अब मामला गड़बड़ है, क्योंकि अब हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो किसी पर्सन को लेके हो, इन्वायरमेंट को लेकर के हो, किसी कंपनी को लेकर के हो, या किसी भी चीज़ को लेकर के हो। तो इसीलिए कभी भी रिसोर्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन वर्ड नहीं आता, एक्सट्रैक्शन वर्ड आता है। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। पहली चीज तो किसी भी रिसोर्स को अच्छे से समझना होता है। रिसोर्स को समझने से मतलब है जिस भी तरह का वो मिनरल है, जिस भी जगह वो यूटिलाइज होगा, जिस जगह वो काम आने वाला है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होगा, बाजार में, मार्केट में उसका सेल क्या होगा। जब इन सारे पैरामीटर्स को हम समझ लेंगे तो उसी को हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। बट ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमाइन वेदर दे बिकम लास्टिंग बेनिफिट्स और टेम्परेरी विंडफॉल्स। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी रिसोर्स जब आपको पता चल चुका है कि वो आपके पास है और आप उसे बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मैनेज करने के साथ साथ आपको ये समझना होगा कि कैसे उससे आप डील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस वर्ड आ रहा है, पहले ये नहीं था। गवर्नमेंट से गवर्नेंस की ओर, शासन से सुशासन की ओर। गवर्नमेंट बेसिक तौर पे वो प्रोसेस है जो फॉलो होता है किसी भी सरकार को चलाने के लिए। लेकिन जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे तथ्यों को या पक्षों को शामिल किया जाता है। तो अब ये समझने वाली बात है कि जब सुशासन की बात है तो वहां पर लाल फीताशाही से मुक्ति पाते हुए ये तय करते हैं कि गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो जनता के बेस्ट बेनिफिट में करेगी। तो जब भी संसाधन की बात है तो जहां भी संसाधन होंगे, अभी हमने पढ़ा था कि वहां पर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। वो जो पिछली क्लास में हमने एक डायग्राम बनाया था कि अगर बीच में नदी है और इधर दो समुदाय रह रहे हैं, और जैसे ही उनको सूचना मिलेगी वो अल्टीमेटली उस तरफ को भागेंगे जहां पर
रिसोर्स होंगे। तो जब रिसोर्स होंगे और अगर दोनों समुदाय एक साथ भागेगा तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कौन काम आएगा? गवर्नमेंट। तेजी से काम करेगी कि नहीं? वहां पर काम आएगा गवर्नेंस। अब जो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी क्या है? जो ताकतवर है वो उस जगह पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। जो भी बिजनेसमैन है, जब भी आपके पास देश में रिसोर्सेज होंगे तो उन रिसोर्सेज को एक तो पॉजिटिव ढंग से चलाने वाले लोग होंगे, दूसरा उसको कंट्रोल करने वाले माफियाज होंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी रिसोर्स वर्ड इस्तेमाल होगा तो उस रिसोर्स के पीछे कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसे कंट्रोल कर रहा होगा, और उसी को हम माफिया कहते हैं। जब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर चला जाए तो फिर वो समाज के लिए आताताई हो जाएगा, और अगर सरकार समय रहते उसे कंट्रोल कर ले तो वही आपका गुड गवर्नेंस हो जाएगा। तो बेसिकली गुड गवर्नेंस का यही मतलब है कि सिटीजन को प्रॉपर उनके राइट्स मिल पाए और कोई भी काम सही ढंग से हो पाएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से क्या मतलब है? आपके पास कोई भी धातु है, कोई ऑर्नामेंट है, वो ऑर्नामेंट कितनी दूर तक जा पाएगा ये तभी तय होगा जब आपके पास एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी। आप बेस्ट वे में उस जो रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कितने फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनीज को कितना चाहिए, देश में कितने की जरूरत है, विदेश में आप कितना निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कितना कर सकते हैं, उससे कितना पैसा बना सकते हैं, हर एक चीज को जब आप स्ट्रेटेजिक वे में प्लान करेंगे। मान लीजिए कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसे हम फुटलूज कहते हैं कि वो जहां पर हैं उनके रिसोर्स जहां पर हैं उनके जस्ट बगल में इंडस्ट्री बनाइए, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन में ही वो आधे खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए आपने कोई चीज भेजी 100% और वो आधे रास्ते जाते जाते अपने आप 50% हो गई, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो वो तो रिसोर्स का अपने आप डिप्लीशन हो गया। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनानी पड़ेगी फ्रॉम ए टू लास्ट डेस्टिनेशन, कि वो जहां से निकल के जहां डेस्टिनेशन तक जा रहा है प्रॉपर वे में एक प्लानिंग होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक वे में उसे एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि ये टेम्परेरी विंडफॉल बन के रह जाएगा। ऐसी सिचुएशन होगी कि जब आप इसे सही जगह तक नहीं पहुंचा पाएंगे और ये अपने आप रास्ते में ही क्या है, खत्म हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जब भी नेचुरल रिसोर्स की बात आती है उसके साथ हमेशा इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे वर्ड होते हैं। किसी भी चीज के इस्तेमाल के लिए, जैसे आप पर्सनल लाइफ में अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित रहते हैं, चाहे वो आपका करियर का एस्पेक्ट हो, वो आपके रिलेशनशिप का एस्पेक्ट हो, या आपका कोई भी एस्पेक्ट हो पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ का, उसमें जो फ्यूचर वर्ड है वो इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि आपको डर है कि कल मेरे पास अगर ये चीज नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। तो ये जो डर है इसी के साथ आप डेली लाइफ में डील करते हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि आप इस डर से मुक्त हो सकते हैं, पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए आपको रिसोर्सेज सेव करने हैं। आप अपनी मनी में सेविंग क्यों करते हैं? जो भी आपकी मनी है उसकी सेविंग क्यों करते हैं आप? उसकी सेविंग के पीछे का सिर्फ यही रीजन है ना कि आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है, भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे में जब आपके पास रिसोर्स है, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप गरीब या अमीर घर में पैदा हो सकते हैं वो आपके हाथ में नहीं है। दूसरा भी आपके हाथ में नहीं है कि आप गरीब या अमीर देश में पैदा हो सकते हैं, पर शुक्र मनाइए कि आप एक बैंकरप्ट कंट्री में नहीं हैं, वरना आप कितने भी इंटेलिजेंट हो आप अमीर नहीं बन पाएंगे, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए आप बस ये कोशिश करते हैं कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में आप यूटिलाइज करें और देश का जितना भी आर्थिक उत्थान है वो आप कर सकें। इसीलिए कहा गया है रेस्पॉन्सिबल एंड वॉइस यूज ऑफ, समझदारी से इस बात का आप इस्तेमाल करें।
इस पृथ्वी में अपने जीवन को बचाए रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम मदर अर्थ का, नेचर का रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अगर हम नेचर का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने आप कुछ समय बाद हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो नेचर पे ही डिपेंड है। अगर हम सूरज की बात कर रहे हैं तो उसकी रोशनी पर ही सब कुछ चल रहा है। पिछली क्लास में भी बताया है कि सूरज की रोशनी ना हो तो हमारा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जंगल ना हो तो हम सांस ना ले पाए, अगर पेड़ ना हो, पानी ना हो तो हम जीवित ना रह पाए। तो एक तरह से अगर हम अपने जीवित रहने की बात कर रहे हैं तो हम पूरी तरह प्रकृति पर ही निर्भर हैं। तो जब हम प्रकृति पर निर्भर हैं तो हमें उस हिसाब से नेचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, नेचर की केयर करना चाहिए, नेचर को नर्चर करना चाहिए। क्योंकि अगर नेचर खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। बाकी सारी बातें बेईमानी है, बाकी सारी बातें इधर की उधर है। आप इकोनॉमी तो तब जनरेट कर पा रहे हैं जब आपके पास बेस लाइन है। आपको पता है कि नेचर अभी ठीक स्थिति में है, अपने को रिस्टोर और रीजनरेट कर रहा है, इसीलिए आप बाकी की सोसाइटी, इकोनॉमी और बाकी चीजों पे डील कर रहे हैं। अगर नेचर ही ना हो तो आप पूरी ताकत नेचर को प्रिजर्व करने में लगाएंगे। तो ये फर्क है। इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी के रिस्टोरेशन एंड जो सॉरी रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का प्रोसेस है उसको एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक समय के बाद डिसबैलेंस क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान जाएगी। साइंटिस्ट लगातार इन बातों को लेकर के समय समय पर लोगों को वार्न करते रहते हैं, जर्नल्स निकालते रहते हैं, अपनी फाइंडिंग्स सोसाइटी के साथ शेयर करते रहते हैं कि जो इन्वायरमेंट का लॉस है वो जितना ज़्यादा होगा उतना इम्पैक्ट ह्यूमन पे डायरेक्टली पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से प्रपोर्शनेट हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ह्यूमन को मतलब अगर आप नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ह्यूमन को नहीं नुकसान होगा। ये दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। आप जैसे जैसे नेचर को खराब करते जाएंगे उतनी तेजी से ह्यूमन लाइफ खराब होगी। कभी कभी अगर ये पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो डे टू डे लाइफ में आपका जो जीवन है वो खराब होगा। क्योंकि अगर आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में प्रॉब्लम्स होंगी। इसी के साथ जो आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस है और जो क्लाइमेट चेंज है वो भी इसी के साथ आता है। आप इसमें किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते। पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग की ही बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ेगा। दो तरह से डिस्ट्रक्शन होता है। जब आप नेचर को लॉस में डालते हैं, नेचर के साथ गलत करते हैं, तो एक आपका सडन लॉस होता है, दूसरा आपका लॉन्ग टर्म लॉस होता है। जब आप सडन लॉस की बात करते हैं, अचानक से बादल फट जाना, भूकंप का आ जाना, ज्वालामुखी का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, तो ये जितनी भी तरह की चीजें हैं ये कहाँ जाती हैं? ये अल्टीमेटली एक फॉल डाउन लाइन पर जाती हैं जहां पर ह्यूमन लाइफ को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट आप जाते हैं, दूसरा तरीका ये है कि धीरे धीरे आपने इन्वायरमेंट को इतना पल्यूट कर दिया है, इतना खराब कर दिया है कि आपको सांस लेना मुश्किल है, पानी अच्छा मिलना मुश्किल है। आधी से ज्यादा जगहों पे जाएंगे वो लोग बिस्लेरी के पानी में जिंदा हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उससे आपको डील करना पड़ता है। रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये केवल इस समय रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर रहा है।
हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे हम लगातार इस बात को पुश कर रहे हैं कि उसकी जो कैपेबिलिटी है रीजनरेट करने की, वो अपने आप में नहीं रह पा रही है। इन अ सिंपल वे, हम जब लिमिट के बियॉन्ड पुश करते हैं तो वो चाहे रीजनरेटिव हो या फिर रिस्टोरेटिव कैपेसिटी हो, दोनों में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर एक क्रॉप फेलियर दिखाया गया है ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। आप सोच के देखिए कि जब आप खेती की बात करते हैं, सिमिलर जमीन पे लगातार आपको एक के बाद एक के बाद एक क्रॉप लगातार उगाते चले जाते हैं। आप उसी पे मल्टी लेयर क्रॉपिंग हो जाती है, मल्टी लेवल आप क्रॉपिंग कर लेते हैं, एक साल में 3 बार कर रहे हैं या दो दो फसल एक साथ उगा रहे हैं। तो मिट्टी तो एक ही है, मिट्टी इतनी आसानी से खुद को रीजनरेट नहीं करती, लेकिन फिर भी मिट्टी में इतनी कैपेबिलिटी रहती है मृदा में कि वो लगातार काम करती रहती है। लेकिन जब तक उसमें जो मैन्योर्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, वो नेचुरल हैं तो दिक्कत नहीं होती किसी तरह की। लेकिन जब वो एक केमिकल्स उसमें यूज होने लगते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे हमारे देश के बहुत से किसानों ने ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया, किसके लिए? फॉर इरिगेशन पर्पजेज। ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे क्यों जाता जा रहा है, क्योंकि वहां से सारा का सारा पानी निकाल लिया जाता है और उस पानी को निकाल करके जब एक लेवल के बाद ज़्यादा यूटिलाइजेशन उस पानी का हो जाता है तो फिर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लीट होने लगता है। ऐसे में लगातार गहराई पर जाना पड़ता है, पाइप और गहराई तक डालने पड़ते हैं, पानी बहुत मुश्किल से आता है। यहाँ तक कि जब गर्मी के महीने होते हैं मई जून, तो वो पूरा का पूरा पानी भी सूख जाता है कि आप पानी निकाल रहे हैं और पानी नहीं आ रहा, ग्राउंड वाटर इतना कम हो जाता है। और वही पानी फिर से भर जाता है जब मानसून का सीजन आता है, तब फिर पानी आपको आसानी से मिल जाएगा, वो चाहे हैंड पाइप हो, चाहे बोरवेल हो या कुछ भी हो। तो बहुत से फार्मर्स ने इरिगेशन पर्पस के लिए यूटिलाइज किया। बहुत से स्टेट्स में जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो काफी ज्यादा है जिस दर में पानी भरता है। अगर आप, वही बात है कि अगर किसी भी लिमिट के बियॉन्ड आप जा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लॉइटेशन में फर्क है, अगर आप किसी भी लिमिट के बियॉन्ड जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। और जो लिमिट है वो आप क्रॉस ऐसे कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा पानी आप वहां से खींच रहे हैं, तो दिक्कत होनी ही होनी है। तो आपका जो भी ग्राउंड वाटर है, जिस रफ्तार से आप उससे पानी निकाल रहे हैं, उसके आधी रफ्तार या उसके आधी के आधी रफ्तार से पानी वापस भर रहा है, तो अल्टीमेटली जो आपका पानी है वो वेस्ट हो रहा है और उतने ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं चल पाएगा। और इसकी वजह से धीरे धीरे जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है वो महंगा होता जाता है, एक कीमत चुकानी पड़ती है धीरे धीरे, क्योंकि सिंचाई पे भी पैसा लगता है, टैक्स लगता है, ऐसा नहीं है, टैक्स नहीं इन द सेंस, क्योंकि एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है। पानी के लिए जो भी लोग होते हैं वो पैसा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी चीज़ों के लिए तो पैसा लगता ही है। और कई बार प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं वो जल्दी ही पानी के मामले में ख़त्म हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है? बेसिकली जहाँ पर भी, अगर आप एक शहर भी बसा रहे हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है आपके पास और आप एक शहर बसा रहे हैं, तो शहर को बसाने में भी, शहर को बसाने में भी,
बहुत सी चीज़ें लगती हैं। अगर आप बेसिक तौर पर बिल्डिंग्स ही बना रहे हैं तो बहुत सा पानी यूटिलाइज होगा। वो कंक्रीट जो आप बनाएंगे, जिससे बिल्डिंग बनाएंगे, उसके लिए पानी चाहिए। जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके लिए पानी चाहिए। जैसे जैसे वो एक्सपेंशन होगा, पॉपुलेशन रहेगी, पर हेड का वाटर कंजम्पशन होगा, उसके लिए पानी चाहिए। तो आपको लगातार जो है पानी चाहिए होगा। तो इस तरह की जो स्थिति बनेगी उसकी वजह से जो ग्रोइंग सिटीज है वहां पर ग्राउंड वाटर का लेवल लगातार नीचे जा रहा है। बहुत से इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं जिससे कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसे रिचार्ज रखा जा सके। क्योंकि पहले सामान्य तौर पर जब एक शहर है उसमें एक मंजिला मकान के लोग रहते हैं तो उतनी ही पॉपुलेशन है। लेकिन जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं तो उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की वजह से प्रॉब्लम अपने आप होने लगती है। और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ समस्या होगी। जो ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं वो जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, या हर बिल्डिंग में एक ऐसा बना के रखना जो कि सीधे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता हो। जितना भी छत का पानी है घर के किनारे में एक ऐसा पाइप हो जो कि सीधे आपको जोड़ता हो। मान लीजिए एक अपार्टमेंट है, उसकी छत में किनारे से एक पाइप है जो ग्राउंड वाटर की तरफ लेकर के जाता है। सीधे वो आपका ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे जमीन में आपने उसका पाइप डाल रखा है। तो जो भी पानी ऊपर का इकट्ठा होता है बारिश में वो डायरेक्टली नीचे को रिचार्ज करने का काम कर रहा है। तो इस तरह की भी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन शहरों में हर जगह इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है। साथ ही जो वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ वाटर है उसको खत्म करना। Processing and reusing water are some of the strategies attempted। कोशिश ये होती है कि अलग अलग तरीकों के माध्यम से पानी को रिचार्ज किया जाए। साथ ही लगातार इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैज लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन। जब भी हम सॉइल की बात करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि उसका जो नेचुरल एस्पेक्ट है उसी से सॉइल का काम हो सके। अगर आप मैन्योर या फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं और वो आपको इस एस्पेक्ट में अवेलेबल है कि वो नेचुरल फॉर्म में है, जैसे लोग अक्सर गाय का गोबर खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये लंबे समय में नुकसान नहीं करेगा। बाकी कहीं कहीं लोग खेतों में फारिग होने जाते हैं, उसके आगे आप समझ लीजिएगा, वो भी उसी का खाद का ही काम करता है। लेकिन जब आप केमिकल फर्टिलाइजर किसी भी जगह पर इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लगती है। जो भी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो सॉइल है उसे पार्ट ऑफ मदर अर्थ माना गया है। क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खाना खाना है। अगर आप खाना खाने के लिए आपको सॉइल ही चाहिए, जो भी अनाज आपकी थाली में आ रहा है वो सॉइल से ही आ रहा है। और अगर सॉइल ही सही नहीं होगी तो आपको कुछ भी आगे नहीं मिल पाएगा। प्रैक्टिसेस लाइक द यूज ऑफ काउ डंग, जिसकी बात मैंने अभी कही, या फिर जो भी है नेचुरल फर्टिलाइजर हो, मल्चिंग टेक्निक है, मल्टी क्रॉपिंग एंड सो ऑन, ये सब क्या है, सॉइल मैनेजमेंट का काम करते हैं। कोशिश ये होती है कि सॉइल को एक बेटर एस्पेक्ट में मैनेज किया जाए। अगर हम सॉइल को मैनेज नहीं करेंगे तो उससे प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट होगी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि आगे हमारे जो भी हर बार हर सीजन में हमें जो भी करना हो उसके लिए किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही जो मृदा है, जो सॉइल है, वो हर बार खेती करने के लिए
स्वस्थ रहे। इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड भी निकाला गया है सरकार के द्वारा। आप लेबोरेटरी में जाकर के उसकी जांच करवा सकते हैं। जैसे आप अपनी खून की जांच करवाते हैं अपने बारे में जानने के लिए, ठीक वैसे आप मृदा की जांच करवा सकते हैं मृदा के बारे में जानने के लिए। उसका बेसिक पर्पस यही है कि नेचुरल एस्पेक्ट में इसको बेटर वे में रखा जाए, जिससे कि हम जो भी बेस्ट पॉसिबल आउटपुट है वो ले पाएं। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है जो हमने कंप्लीट किया वो वही है कि रिसोर्सेज हमारे तभी काम आ सकते हैं जब हमें उनका बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइजेशन करना आता हो। साथ ही हमने ये देखा कि जो सॉइल है अगर वो हेल्दी है तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन चाहे वो वाटर हो या फिर सॉइल हो, किसी भी चीज़ को ओवर एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की केस स्टडी देखेंगे।